To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस क्या है कि हमने जो मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और फिर हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें वहाँ पर अटेन होती है। उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। जब भी मार्केट प्राइस से बात करते हैं डिमांड सप्लाई की, तो दो चीज़ें ध्यान में आती हैं, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। ये वो सरप्लस है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इस मार्केट में रहते हुए एंजॉय करता है। अब अगर मार्केट में टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करे, अब गवर्नमेंट के मार्केट में टैक्स इम्पोज करने के बाद मार्केट की क्या सिचुएशन रहती है, मार्केट में क्या तब्दीली आती है, इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ जाती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कंज्यूमर प्रोड्यूसर पुराने सरप्लस को ही एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये हम आज टैक्स इंसिडेंस में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक मार्केट एज्यूम करते हैं। क्वांटिटी, प्राइस, ये रही हमारे पास डिमांड और ये रहा सप्लाई। ये डिमांड, ये सप्लाई। जिस पॉइंट पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं से आपके पास निकलती है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Q स्टार कह लें और P स्टार कह लें। अब ये मार्केट क्लियरिंग प्राइस और ये मार्केट क्लियरिंग क्वांटिटी, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमने दोनों जो सरप्लस हमने पढ़े थे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, उनकी हमें ग्राफिकल डेफिनेशन भी देखी थी। वो क्या कि हमने कहा था एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन, तो ये पूरा एरिया आपके पास आ जाता था और ये कहला रहा है कंज्यूमर सरप्लस। बिल्कुल इसी तरीके से एरिया बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, अब जब इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाता है टोटल सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सोसाइटी इस मार्केट से, यानी कंज्यूमर प्रोड्यूसर मिलकर इस मार्केट से इतना सरप्लस एंजॉय कर रहे हैं, ये कंज्यूमर एंड पे, ये प्रोड्यूसर एंड पे। अब हमने ये देखना है टैक्स इंसिडेंस के साथ इन सरप्लस पे क्या फर्क पड़ता है, मार्केट प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, जैसे हम पुरानी लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये जो सप्लाई कर्व है, ये बेसिकली पार्ट है किसका, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का हिस्सा है। तो अब अगर लेट्स सपोज गवर्नमेंट पर यूनिट प्रोडक्शन पे एक पर्टिकुलर अमाउंट, यानी फिक्स टैक्स लगा देती है, एक कांस्टेंट एक अमाउंट है वो लगा देती है कि आप जितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे ये अमाउंट आपने टैक्स पे करना है। ठीक है जी। अच्छा, तो कांस्टेंट टैक्स का मतलब यह है कि जो भी क्वांटिटी, जो भी यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे उसमें वो अमाउंट ऐड हो जाएगी, यानी हर क्वांटिटी पर, हर यूनिट पर वो अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो जाएगा पूरी कॉस्ट में, हर कॉस्ट प्लस टैक्स, हर कॉस्ट प्लस टैक्स। तो जब एक कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड हो जाएगा तो आपके पास जो नया सप्लाई करवाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एस डैश, ये आपके पास आ गया न्यू सप्लाई कर्व। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इतना ऊपर कैसे हो गया। बेसिकली ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सप्लाई एस एंड एस डैश, ये जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये बेसिकली वो टैक्स की अमाउंट है कि यहाँ पर मिनिमम प्राइस थी, टैक्स लगा दिया, अब उसने कहा कि भाई कम से कम इतनी कीमत होगी तो मार्केट में सप्लाई करूँगा। इसका मतलब ये जो इन दोनों कर्व के दरमियान जो ये डिस्टेंस मौजूद है, ये बेसिकली क्या है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टैक्स को। ठीक है जी। अच्छा, अब मार्केट में एक नया सप्लाई कर्व आ गया। अब मार्केट में ये वाला सप्लाई कर्व नहीं है, अब मार्केट में सप्लाई कर्व कौन सा, ये एस डैश। अब जब मार्केट में नया सप्लाई कर्व एस डैश है तो हमने देखा कि मार्केट की नई प्राइस क्या सेट हो रही है। हमने कहा अच्छा ये देखो यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पीटी आफ्टर टैक्स को मैंने
प्राइस आफ्टर टैक्स को मैंने पीटी कह दिया। अच्छा, जब अगर मार्केट में प्राइस ये है तो क्वांटिटी भी अब ये थोड़ी होगी, मैंने यहाँ नाम दे दिया उसको क्यूटी, क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। अच्छा, एक चीज़ हम देख चुके हैं कि इन दोनों कर्व के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस चीज़ को शो कर रहा है? ये डिस्टेंस शो कर रहा है किसको? टैक्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली प्रोड्यूसर मार्केट में ये प्राइस चार्ज कर रहा है, पीटी। प्रोड्यूसर मार्केट में ये वर्टिकल डिस्टेंस प्राइस चार्ज कर रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी प्राइस अपनी पास नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? कि इतनी प्राइस चार्ज करेगा और ये वाला अमाउंट जो इन दोनों के दरमियान का वर्टिकल डिस्टेंस है, ये अमाउंट इनका वर्टिकल डिस्टेंस, ये बेसिकली है उसके लिए टैक्स, ये उसने टैक्स पे करना है। इसका मतलब प्रोड्यूसर ये क्वांटिटी सप्लाई कर ये प्राइस चार्ज करेगा, लेकिन इस हर यूनिट में से इतनी अमाउंट किसको पे करनी है? गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करनी है। इसका मतलब प्रोड्यूसर चार्ज तो पीटी कर रहा है, प्रोड्यूसर मार्केट से चार्ज तो पीटी कर रहा है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है वो पीटी नहीं कर रहा, वो ये प्राइस रिसीव कर रहा है। इसको मैं कह देता हूँ पीआर, रिसीव्ड प्राइस। आई रिपीट, इनिशियल मार्केट था, डिमांड सप्लाई मौजूद थी, पी स्टार इक्विलिब्रियम प्राइस, क्यू स्टार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया। पर यूनिट टैक्स इंपोज करने से क्या हुआ? पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। ये पूरा कॉस्ट कर्व जिसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, और कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो आपके पास ये नया सप्लाई कर्व आ गया, ये डिमांड वो मौजूद है। आपने देखा कि नई इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, यानी प्राइस आफ्टर टैक्स, और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है, यानी क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। अब हुआ ये है कि प्रोड्यूसर चार्ज तो ये प्राइस कर रहा है, लेकिन ये प्राइस उसकी पॉकेट में नहीं जा रही। कहाँ जा रही है? ये प्राइस चार्ज करके ये वर्टिकल डिस्टेंस ये उठाकर किसको पे कर देता है? गवर्नमेंट को एज ए टैक्स। तो ये प्राइस बेसिकली वो रिसीव कर रहा है। तो मार्केट में सिनेरियो कुछ और नजर आ रहा है, मार्केट में बहुत बढ़ती हुई प्राइस नजर आ रही है, लेकिन बेसिकली प्रोड्यूसर वो प्राइस सिर्फ चार्ज कर रहा है, वो रिसीव नहीं कर रहा, उसकी अपनी पॉकेट में प्राइस आ रही है कितनी? पीआर। तो ये तो इफेक्ट आ गया कि मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार थी या पीटी हो गई, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू स्टार थी वो क्यूटी हो गई। अब हमने ये देखना है कि प्राइस और क्वांटिटी का इफेक्ट तो हमने देख लिया कि टैक्स की वजह से प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आ गया। अब हम ये देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस पे क्या फ़र्क पड़ा और प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या फ़र्क पड़ा। देखें, अब प्राइस ये है, डिमांड ये है, तो बहुत ही आसान है, एरिया बिलो दी डिमांड कर्व एंड अबव दी प्राइस लाइन। क्योंकि अब यही प्राइस लाइन है, तो हम इस डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर तो ये वाला एरिया है, हमने उसको नाम दे दिया कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है, हाँ एरिया पहले से कम नज़र आ रहा होगा, बहरहाल जो भी यही एरिया। अच्छा, अब मार्केट में प्राइस ये है, लेकिन ये प्राइस प्रोड्यूसर के लिए नहीं है, ये प्राइस मार्केट के लिए है। प्रोड्यूसर कौन सी प्राइस रिसीव कर रहा है? बेसिकली प्रोड्यूसर ये प्राइस रिसीव कर रहा है। तो जब प्रोड्यूसर ये प्राइस रिसीव कर रहा है, तो जब प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई कर्व हमें कंसिडर करना पड़ेगा, वो ये वाला नहीं, ये तो मार्केट का सप्लाई कर्व है जो कि टैक्स की वजह से आ गया। असल में प्रोड्यूसर देखें पुराने वाले सप्लाई कर्व से ही प्राइस चार्ज कर रहा है। तो एरिया बिलो दी प्राइस लाइन एंड अबव दी सप्लाई कर्व, ये वाला ट्राइंगल, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक, ये पूरा कहलाएगा क्या? प्रोड्यूसर सरप्लस। एरिया बिलो दी प्राइस लाइन एंड अबव दी सप्लाई कर्व। हमने प्रोड्यूसर की यही प्राइस क्यों कंसीडर की? हमने प्रोड्यूसर की प्राइस इसलिए कंसीडर की कि मार्केट में प्रोड्यूसर पीटी चार्ज तो कर रहा है, लेकिन पीटी रिसीव नहीं कर रहा, उसमें से ये अमाउंट टैक्स निकाल देते हैं, तो पीआर वो रिसीव कर रहा है। तो जब पीआर वो रिसीव कर रहा है, तो प्रोड्यूसर का सरप्लस पीआर से निकाला जाएगा। दूसरी बात, प्रोड्यूसर का जो सप्लाई कर्व है अब वो नया वाला नहीं है, तो मार्केट का सप्लाई कर्व। प्रोड्यूसर अपने पुराने वाले सप्लाई के हिसाब से ही प्राइस रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर का सरप्लस इसी सप्लाई के अकॉर्डिंग निकलेगा, कंज्यूमर का सरप्लस इस डिमांड के अकॉर्डिंग निकलेगा। अब ये जो पीटी और पीआर का डिफरेंस है, ये बेसिकली डिफरेंस है क्या? देखें, वही डिस्टेंस है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है ये पर यूनिट टैक्स है, कि प्रोड्यूसर पर यूनिट इतना टैक्स पे कर रहा है। ओके, अच्छा, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है भाई, मुझे इसका ये एरिया चाहिए, क्या करूँगा? लेंथ इनटू ब्रेथ कर दूंगा। जैसे ही लेंथ इनटू ब्रेथ करूँगा, ये पूरा सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीन डैश्ड ग्रीन ब्लैक, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है,
ये क्या नज़र आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है। जब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा है तो अगर मैं इसका एरिया मालूम करना चाहूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूँ, ये पूरा एरिया आ जाएगा। लेंथ बेसिकली क्या है, टैक्स है, टैक्स की अमाउंट पर यूनिट टैक्स मल्टीप्लाई, और ब्रेथ क्या है, बेसिकली ये क्वांटिटी है, यानी पर यूनिट टैक्स को अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, आई रिपीट, पर यूनिट टैक्स को अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो अगर टैक्स मल्टीप्लाई पे क्वांटिटी करूंगा तो गवर्नमेंट का टोटल आ जाएगा टैक्स रेवेन्यू। पर यूनिट टैक्स को नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल टैक्स का रेवेन्यू आ जाएगा। तो आपके पास अगर मैंने टैक्स को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा इस मार्केट से जो गवर्नमेंट को हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ये रेक्टेंगुलर एरिया है, ग्रीन डैश ग्रीन ब्लैक, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये आपके टैक्स रेवेन्यू को शो कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू यहाँ से हासिल किया। तो ये आपके पास ये रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको शो कर रहा है, टैक्स रेवेन्यू। पहले जब टैक्स नहीं था तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं था, तो जो भी सरप्लस था वो कंज्यूमर के पास था या प्रोड्यूसर के पास था। अब आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस का ट्रायंगल भी कम हो गया, कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल भी कम हो गया। तो और इन्हीं दोनों के सरप्लस में से कुछ हिस्सा निकल के किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया एज ए टैक्स रेवेन्यू। अब आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर देखें, एक ये वाला एक ट्रायंगल नजर आ रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो पुरानी प्राइस के हिसाब से ये पार्ट है किसका, कंज्यूमर सरप्लस का, और ये वाला ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो पुरानी प्राइस के हिसाब से ये पार्ट है किसका, प्रोड्यूसर सरप्लस का। अब जरा गौर से देखें, अब ये दोनों हिस्से यानी कंज्यूमर सरप्लस का कुछ हिस्सा और प्रोड्यूसर सरप्लस का कुछ हिस्सा पहले कंज्यूमर में था, अब कंज्यूमर के पास नहीं, अब प्रोड्यूसर के पास नहीं है, अब गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसका मतलब है ये सरप्लस सोसाइटी पहले एंजॉय कर रही थी, टैक्स लगने के बाद ये सरप्लस मिस हो गया, अब ये मार्केट में नहीं मौजूद, ना इसको कंज्यूमर एंजॉय कर रहा है, ना प्रोड्यूसर, ना गवर्नमेंट। इसका मतलब ये सरप्लस सोसाइटी से निकल गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये पहले प्रोड्यूसर का हिस्सा था, अब ना कंज्यूमर का हिस्सा है, ना प्रोड्यूसर का हिस्सा है, ना गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसका मतलब है ये भी लॉस हो गया, ये भी सरप्लस का लॉस है, ये भी सरप्लस का लॉस है। ये बेसिकली लॉस आया किसकी वजह से है, टैक्स इंसिडेंस की। टैक्स इंसिडेंस है, टैक्स का नतीजा, जब टैक्स इंपोज किया जाएगा तो उसका जो नतीजा आपके पास आ रहा है वो ये लॉस की सूरत में आ रहा है कि ये वो सरप्लस की पार्ट है जो पहले सोसाइटी एंजॉय कर रही थी, अब ये सोसाइटी इसको एंजॉय नहीं कर रही। और इसी तरह का सरप्लस का लॉस जो कि टैक्स की वजह से नज़र आता है, पहले सोसाइटी इसको एंजॉय कर रही होती है लेकिन टैक्स के बाद ये हिस्सा लॉस में चला जाता है। तो इस पूरे ट्रायंगल को, ये जो पूरा डैश ट्रायंगल है ये वो सरप्लस का लॉस है, तो हमने उसको नाम दिया हुआ है डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस। आई रिपीट, डिमांड सप्लाई मौजूद, इनिशियल प्राइस मौजूद, इनिशियल क्वांटिटी मौजूद। आपने ऊपर वाले ट्रायंगल को कहा कंज्यूमर सरप्लस, नीचे वाले ट्रायंगल को कहा प्रोड्यूसर सरप्लस। जब आपने टैक्स इंपोज कर दिया तो कॉस्ट कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर गया, सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर गया, नई प्राइस आ गई, नई क्वांटिटी आ गई। ये जो नई मार्केट प्राइस है ये कंज्यूमर के लिए तो मार्केट प्राइस है, लेकिन प्रोड्यूसर इसको चार्ज तो कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा। प्रोड्यूसर रिसीव क्या कर रहा है, इस प्राइस में से आप टैक्स निकाल दें तो ये वर्टिकल डिस्टेंस टैक्स निकाल दिया, ये प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इसका मतलब आप कंज्यूमर का सरप्लस के लिए प्राइस ये लेनी है, प्रोड्यूसर के सरप्लस के लिए प्राइस ये लेनी है, बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमने कहा टैक्स रेवेन्यू। तो ऊपर वाला ट्रायंगल हमने कहा अब ये बचा हुआ कंज्यूमर सरप्लस है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। इस टैक्स को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आ गया ये आपके पास गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ गया। अब और से देख लें, ये हिस्सा पहले कंज्यूमर का था अब गवर्नमेंट के पास है, ये हिस्सा पहले प्रोड्यूसर का था अब गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब ये सोसाइटी में है, सोसाइटी से निकला नहीं है। लेकिन जो ये वाले हिस्से हैं ये कंज्यूमर का पार्ट और ये प्रोड्यूसर का पार्ट, अब ना ये कंज्यूमर के पास है, ना प्रोड्यूसर के पास है, ना गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब है टैक्स लगने के बाद सरप्लस का ये अमाउंट सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है लॉस की सूरत में। तो अब उसी लॉस का नाम क्या दिया हुआ है, डेड वेट लॉस। तो भैया एक चीज़ और देख लें कि देखें, पहले कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा था ना वो पे कर रहा था पी स्टार, यानी इतनी ये प्राइस, लेकिन अब उसको इतनी प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। पहले ये पे कर रहा था अब उसको ये पे करनी पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रोड्यूसर टैक्स जमा तो करा रहा है लेकिन सारा अपनी पॉकेट से नहीं पे कर रहा, कुछ हिस्सा कंज्यूमर से निकल रहा है, यानी कुछ बर्डन उसने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया, तभी तो कंज्यूमर के लिए प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ गई, और कुछ बर्डन वो खुद बेयर कर रहा है, तो उसको पहले इतनी प्राइस मिल रही थी, अब उसको इतनी प्राइस मिल रही है कम। तो इसका मतलब ये जो पूरा टैक्स है ये इसने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, ये ऊपर वाला पार्ट कंज्यूमर बेयर कर रहा है, ये वाला पार्ट प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है। तो इसमें ये भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कब ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा 50-50 हमेशा आपको नज़र आए जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कंज्यूमर का बर्डन ज़्यादा होगा, कभी प्रोड्यूसर का बर्डन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसको आगे शिफ्ट कर देना है एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट की डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है। अगर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर पे ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है कि अगर उसके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा भी टैक्स इंपोज करूँगा वो कहीं और चला जाएगा, ऑल्टरनेट अवेलेबल है वो कहीं और चला जाएगा, तो उस वक्त कंज्यूमर का बर्डन ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा खुद बेयर करेगा। इसी तरीके से अगर कंज्यूमर की इलास्टिसिटी बहुत कम हो, यानी वो ज़्यादा स्विच नहीं कर सकता, अब वो ज़्यादातर बर्डन शिफ्ट कर देगा। ये आगे जाके हम देखेंगे कि जिसमें हमने इलास्टिसिटी और इस टैक्स इंसिडेंस को आपस में कंपेयर किया है, तो उसमें आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि इलास्टिसिटी की वजह से ये जो पोर्शन है जो कंज्यूमर पे कर रहा है और जो प्रोड्यूसर पे कर रहा है, इसमें भी कैसे डिफरेंस आता है। आई होप ये टैक्स इंसिडेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।